सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी है बीएसपी के विरुद्ध। बीजेपी, कांग्रेस, ये और इनका मीडिया, ये तमाम एक तरफ थे और बहन कुमारी मायावती और बहुजन मूवमेंट एक तरफ था। पूना पैक्ट जब हुआ था वो किसके विरुद्ध लड़ाई थी? कांग्रेस ने छीना हमारा। बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से किसने रोका? कांग्रेस ने रोका। बाबा साहब का नाम कभी नहीं लेते थे। आज जब तुम मर रहे हो, खत्म हो रहे हो, तो बाबा साहब को ढाल बना रहे हो। इसीलिए राहुल गांधी ने जब अपने स्टेटमेंट में, जब वहां संसद में बोले, तो उन्होंने बेरोजगारी की बात की, मगर एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात नहीं करी। निजी क्षेत्र में वोट बाबा साहब की फोटो दिखा के संविधान बचाने के नाम पर, लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकार पे क्या बोला राहुल गांधी ने? मुझे बताओ, संसद में एक शब्द बताओ क्या बोला? तो ये छल कपट करने वाले जब वोट लेने के चुनावी मंच पे होते हैं तब एससी एसटी याद आते हैं तुम्हें। वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ये हिंदुस्तान बना रहा है, तो उनमें क्या फर्क है? ये सारे मनुवादी एक हैं, तो इसके झांसे में मत आना, ये तुम्हारा नहीं है, किसी हालत में नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजनीति में लगातार अलग अलग मोड़ आ रहे हैं और लगातार बदलाव हो रहे हैं। हरियाणा में बीएसपी ने गठबंधन किया। इस गठबंधन को पूरी तरीके से और वहां के सारे निर्णय बैठक आकाश आनंद ने किया है, और जिसके बाद तमाम लोगों के पेट में दर्द होने लगा। और सभी लोगों ने यह भी कहा सोशल मीडिया पर कि जो लोग बता रहे थे कि मायावती को राजनीति करने नहीं आ रहे या मैदान छोड़कर भाग गई, उन सभी के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अशोक अज्ञानी जी। क्या कहेंगे, धमाकेदार वापसी हुई है? जी बिल्कुल, बहुत ही धमाकेदार वापसी है। और जो चंडीगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एड्रेस किया और पार्टी को रिप्रेजेंट किया आकाश आनंद जी ने स्वयं आगे बढ़ के, तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बात हुई है। और ये शुरुआत हो गई है आकाश की अपने फैसले लेने की और आकाश के द्वारा पार्टी को चलाने की, ये और फैसलों, बड़े बड़े फैसलों को लीड करने की ये शुरुआत हो गई है। और एक बहुत ही महान बात हुई है। और जिस मिशन को तमाम लोग कह रहे थे जी खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन तमाम लोगों को ये बहुत बड़ा करारा जवाब मिला है। अब बहुजन समाज पार्टी नौजवान हो गई है, नौजवान के हाथ में आ गई है। और ऐसा नौजवान जो हर तरीके से एक पॉलिटिकल एक मास्टर है और एक उसकी भाषा में इतनी सौम्यता है, इतना तरीका है बोलने का, और हर भाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, हर भाषा में अपनी बात को ऐसे इंटरप्रेट करता है, ऐसे रखता है कि जैसे कि वो एक मजा हुआ राजनीतिक खिलाड़ी है। जबकि उम्र 29 साल की है, मगर उसने दिन रात मेहनत करके अपने आप को इस राजनीति के लिए तैयार किया है। लेकिन क्रिटिक्स जो है वो कह रहे हैं कि जब बीएसपी जीरो हो चुकी है, पार्टी खत्म हो रही है, ऐसे में हरियाणा में गठबंधन कर लेने से क्या होगा? कुछ असर नहीं होगा, भाजपा है और आने वाले भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी या भाजपा रहेगी, गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला है। क्या लगता है? देखिए, क्रिटिक्स बहुत जरूरी हैं। जैसे किसी ने कहा था ना, निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदकों को तो अपने पास भी बिठा लो घर में, भैया बताओ तुम क्या गड़बड़ है। जब तक निंदा नहीं होगी, जब तक पार्टी के कार्यकर्ता लोग अपने उसको जो गलतियों को सुधार के आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये निंदक बहुत जरूरी है। क्रिटिक्स ही तो हैं जो ताकत देते हैं, तो इसीलिए उनका तो काम ये है। और दूसरा ये कि बीएसपी के तो सारे क्रिटिक्स हैं, क्योंकि वहाँ मनुवादी विचार के मीडिया में भी बैठे हैं, वो वहां पर गोदी मीडिया, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम ये वो ब्राह्मणवादी नेता ये बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन लीडर्स के हमेशा 24 घंटे विरुद्ध बोलते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, हमें ताकत मिलती है और हम सावधान रहते हैं कि कहीं पर हम ऐसा ना हो कि हम कोई फैसला लेकर के और चुप बैठ जाएं, मस्त हो जाएं कि बहुत बढ़िया गठबंधन हो गया जी। जब क्रिटिक्स उस पर जब कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, तो तब वो नेता हमारा ढूंढता है कि हाँ क्यों कह रहा है ये, कहाँ कोई कमी है, तो उस कमी को सुधारने के लिए फिर आगे बढ़ करके काम करने के लिए वो हमें एक प्रेरणा देता है और एक हमें सचेत करता है, एक चेतावनी देता है। तो इसलिए क्रिटिक्स की बहुत जरूरी है। मैं तो उनको धन्यवाद अदा करूंगा कि भाई आप तो और घोर क्रिटिसाइज करो, जिससे कि हमारे नेता बिल्कुल सावधान रहें, चौकन्ने रहें और अपने मिशन के प्रति वफादार होकर के मजबूती से काम करें। हेडलाइन बन रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश मायावती का गढ़ था, वहां पर शून्य होने के बाद चली है हरियाणा साधने। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, कांग्रेस जो इस देश में उसका गढ़ था, जो कि आज़ादी की वो मानी जाती थी, पार्टी आज़ादी की मुखिया मानी जाती थी, वो आज इस देश के अंदर 19 राज्यों से सफा चट हो गई है। आज पूरे भारत के आधे भारत से वो पूरी तरह जीरो हो गई, शून्य हो गई है। 13 राज्यों में कांग्रेस अंडा जीरो है। तो उसके ऊपर कोई कुछ नहीं
नहीं कहेगा, जबकि हमें आपको पता 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिला उत्तर प्रदेश में, भले हम तीसरे नंबर पे रहे मगर 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिला, मतलब हमारा वोट है 9.5% वोट हमें मिला है। कांग्रेस जीत के भी 6% वोट नहीं ला पाई, वहां 5 सीटें जीत करके 6 सीटें जीत के, हम वहां पर तब भी वहां 9.5% वोट पर हैं। तो सवाल इस बात का है, जो क्रिटिक्स हैं, जो अभी बात हो रही थी, जो पार्टी के विरुद्ध बोलने वाले हैं, पार्टी को समझते हैं कि तो कल खत्म होती हो आज खत्म हो जाए, तो वो मनुवादी लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। उसके लिए हमें सचेतन होकर के हमारे लोगों को अपने पार्टी का, अपने उसका परिणाम, उसके उद्देश्य, उसके काम, उसकी सफलताएं हमें गिनवानी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये, तुम सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी है बीएसपी के विरुद्ध, बीजेपी, कांग्रेस, ये और इनका मीडिया, ये तमाम एक तरफ थे, और बहन कुमारी मायावती और बहुजन मूवमेंट एक तरफ था। इन तमाम लोगों के विरुद्ध मायावती ने, बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव लड़ा है, बहुजन समाज पार्टी ने लड़ा। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो बहन कुमारी मायावती अपने आप में, उन्होंने अपनी बहुजनों की पहचान को कायम रखा है। उन्होंने किसी 2, 4, 5 सीट के लालच में इंडिया गठबंधन के पीछे नहीं गई कि मुझे 5-10 एमपी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पहचान होनी चाहिए। आज देखिए, जब पार्टी जब हारी तो उसके बाद तमाम मीडिया ने हारने, जो हम एक राज्य हारे तो पूरी मीडिया ने हमें कहा कि बीएसपी हार गई, बीएसपी हार गई, और कांग्रेस आधे देश में हारी तो उनको किसी ने नहीं बोला। इसका मतलब उस बहुजन समाज पार्टी की उसकी वैल्यू को समझो, उसकी शक्ति को समझो, और इनके मन में नफरत देखो कि उस बीएसपी मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को ये किस तरह खत्म करना चाहते हैं, बदनाम कर रहे हैं ये तमाम लोग टीवी पर बैठ करके। तो उसकी वैल्यू एक वजह है। और बहन जी ने, मैं सैल्यूट करता हूं कि बहन जी ने इनसे गठबंधन किया, दोनों मनुवादियों से, और अलग अपने बीएसपी मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को बचाया। ये बहन जी, आज लोगों को समझ नहीं आ रहा, ये समझ आएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब इस पे चर्चाएं होंगी, विश्लेषण होंगे कि बहन कुमारी मायावती का जो फैसला था बिल्कुल सही था। ये इंडिया और एनडीए गठबंधन में किसी भी हालत में ना आकर के उन्होंने अलग अपने मूवमेंट को, अपनी अलग लड़े, भले 1 सीट ना आई हो, मगर आज हमने अपना अस्तित्व को बचा के रखा है। लेकिन बहुजन की अगर बात करें तो बहुजन अगर भाजपा को हराना चाहता है तो वो कांग्रेस को वोट कर रहा है, बीएसपी को छोड़कर वो कांग्रेस की तरफ जा चुका है, क्योंकि कांग्रेस बाबा साहब की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है, और इसलिए दलित पिछड़े जो हैं वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। देखिए, हमारे जो लोग हैं, जो सामान्य नागरिक हैं बेचारे, जो अपने दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कम पढ़े लिखे हैं या रोजमर्रा के काम में, वो अगर बरगलाए में आ गए तो मैं समझ सकता हूं कि उनकी समझ उतनी है, पॉलिटिकल समझ उतनी है कि जो दिखता है उसी को देखते हैं दिन रात वो टीवी को, जो कि बता रहे हैं कि भाई एक खेमा तो एनडीए का संविधान तोड़ने वाला बन गया, एक खेमा ये आ गया जी, ये इंडिया गठबंधन का कांग्रेस के लीड में, ये संविधान को बचाने वाला हो गया। लेकिन इसमें इस आग में जो वो उन्होंने घटिया जो तेल डालने का काम किया है, इसमें गलत काम हमारे बहुजन बुद्धिजीवियों और तथाकथित बहुजन मीडिया ने जो किया काम, कांग्रेस की पैरवी की, इंडिया गठबंधन की पैरवी की, उससे हमारे ज्यादा लोग गुमराह हुए बजाय इसके, क्योंकि हम उनको पता है ना, सबको पता है कि कांग्रेस ही तो है जिसके विरुद्ध बाबा साहब की लड़ाई थी। पूना पैक्ट जब हुआ था वो किसके विरुद्ध लड़ाई थी? कांग्रेस ने छीना हमारा। वहां गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब की लड़ाई किसके साथ थी? कांग्रेस के साथ थी। और लगातार समय समय पर जो लड़ाई रही, बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से किसने रोका? कांग्रेस ने रोका। बाबा साहब को अगर हरवाया, किसने हरवाया? कांग्रेस ने हरवाया। और बाबा साहब को कम से कम 20-30 साल 1990 तक, जब तक विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार नहीं आ गई, कांग्रेस ने उनको, बाबा साहब को वो नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहब का नाम कभी नहीं लेते थे। आज जब तुम मर रहे हो, खत्म हो रहे हो, तो बाबा साहब को ढाल बना रहे हो। और उस ढाल बनाने में बजाय इस बात के हमारे बुद्धिजीवी इस कांग्रेस की पोल खोलें, इसको बताएं कि ये हमारे विरुद्ध है, वो उल्टा उसी कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, उसी कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं। तो ये गलती हमारे उन तथाकथित बुद्धिजीवियों की और तथाकथित उस बहुजन मीडिया की, जो बहुजन का नाम ले रहा है लेकिन कांग्रेस की जनेऊधारी राहुल गांधी की पैरवी कर रहा है। अब उन्होंने क्या किया? आपके दलित को एक वो अध्यक्ष बना करके कांग्रेस ने दिखावे के लिए, और वो कुछ सीटें फालतू ला करके, और जब वहां पर नेता अपोजिशन का जब
उनको दर्जा मिला तो राहुल गांधी बन गया, तब अध्यक्ष को, दलित अध्यक्ष को साइड कर दिया। जब वहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी का नेता बनने का काम आया तो सोनिया गांधी बीमार, जिसने कि वहां से अपने वो चुनाव क्षेत्र से उसने वहां से रिजाइन कर दिया, बोल दिया कि मैं बीमार हूं, बुढ़ी हो गई हूं, मैं अब नहीं लड़ सकती चुनाव, तो अब रायबरेली से, तो वो वहां से उसने रिजाइन कर दिया। लेकिन जब पार्लियामेंट्री कमेटी का मौका मिला तो अध्यक्ष को नहीं बनाया, खड़गे साहब को, दलित को, तब वो खुद बन गई, बीमार भी बन गई, तब सोनिया गांधी बन गई। और जब मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आती है और उससे कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने जाता है तो अध्यक्ष को नहीं ले जाते हैं। राहुल गांधी जनेऊधारी, उनकी माताजी सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, 3 लोगों के डेलीगेशन में तीनों परिवार के तीनों मां बेटे बहन जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष को नहीं ले जाते हैं क्योंकि वो दलित है। तो इनके चाल चरित्र और चेहरे में पूरा सब सामने खुल के है। मगर मैं कहूंगा अपने इनको जो बहुजन बुद्धिजीवियों के नाम पर जिन्होंने छल किया अपने मिशन के साथ, अपने लोगों को बरगलाया कि तुम्हें आने वाले समय पर समाज क्या तुम्हें नाम देगा, ध्यान रखना, तुम्हें इस बात को भुगतना होगा जो तुमने समाज के साथ धोखा किया है, अपने मिशन के साथ धोखा किया है। तुम्हें एक ना एक दिन इतिहास किस नाम से जानेगा, ये तुम्हें भी पता है। तो इसीलिए हमारे बहुजन बुद्धिजीवी, बहुजन मीडिया ने ये जो गलत काम किया अपने मिशन के विरुद्ध, इन्होंने जो कांग्रेस को प्रमोट किया, उससे ज्यादा हमें नुकसान हुआ। लेकिन राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, हाथरस जाते हैं, गुजरात जा रहे हैं, हर वो जगह जा रहे हैं जहां पर लोगों को सताया जा रहा है, मिलते हैं, न्याय का आश्वासन देते हैं, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं। आपको उसमें सच्चाई नहीं दिखती? राहुल गांधी में सच्चाई नहीं लगता? बिल्कुल झूठ है, कोरी झूठ है। जा कहीं भी रहे, जब उनका पहला स्टेटमेंट जनता की बात करना झूठ है? नहीं, जनता की बात है। देखिए, ये बात समझ लीजिए, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, हमारे SC ST के लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि आप भारत के संविधान में सामान्य नागरिक नहीं हो। बाबा साहब ने आपको भारत के संविधान में आपको आर्टिकल 330 से लेकर के और 342 तक स्पेशल स्टेटस, अनुसूचित जाति जनजाति का स्पेशल स्टेटस दिया है। भारत के संविधान में आपको स्पेशल मूल राइट्स दिए हैं और अधिकार दिए हैं, जिसमें कि आपको सामान्य नागरिक से आपको अलग करते हैं। आप सामान्य नहीं हो। और इसीलिए राहुल गांधी ने जब अपने स्टेटमेंट में, जब वहां संसद में बोले तो उन्होंने बेरोजगारी की बात की, मगर SC ST के रिजर्वेशन की बात नहीं करी निजी क्षेत्र में। तब आपने उसकी अग्निवीर की बात की तो अग्निवीर के उसमें आपने SC ST के रिजर्वेशन की बात नहीं की। तब आपने जब वहां पर बात की, नोटबंदी की, तो आपने ये नहीं बताया कि SC ST के पास कौन से काले धन थे भाई। जब आपने बात की किसी और चीज की, तब आपने ये नहीं बोला कि इसमें SC ST का भी भैया इसमें अधिकार होना चाहिए। वोट बाबा साहब की फोटो दिखा के संविधान बचाने के नाम पर, लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकार पे क्या बोला राहुल गांधी ने? मुझे बताओ, संसद में एक शब्द बताओ क्या बोला? तो ये छल कपट करने वाले जब वोट लेने के चुनावी मंच पे होते हैं तब SC ST याद आते हैं तुम्हें। जब तुम कहते हो कि तुम जनगणना कराओगे, जातिगत जनगणना, क्या करोगे जातिगत जनगणना करवा के? ये बोलो जातिगत जनगणना करवाएंगे और SC ST का जो रिजर्वेशन कांग्रेस ने खाया है निजीकरण ला करके, वो वापस देंगे उनको। ये बोला कभी राहुल गांधी ने? कभी नहीं बोला। तो इसीलिए उन्होंने ये नहीं बोला राहुल गांधी ने कि जिस निजीकरण से SC ST को नुकसान हुआ है मैं वो पॉलिसी वापस लूंगा, कभी नहीं बोला। तो ये सब मुझे बताओ ना। और कभी कांग्रेस ने कभी बोला बाबा साहब के संविधान को इज्जत दी? कभी राहुल गांधी के मुंह से हमारे देश का नाम भारत सुना, जो संविधान के उसमें लिखा हुआ है? हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ये हिंदुस्तान बना रहा है, तो उनमें क्या फर्क है? ये सारे मनुवादी एक हैं। तो इसके झांसे में मत आना, तुम्हारा नहीं है, किसी हालत में नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस से बिल्कुल सावधान। बाबा साहब भी तुम्हें बोल के गए थे इस कांग्रेस से सावधान, मान्यवर कांसीराम भी बोल के गए थे कांग्रेस से सावधान, बहन जी बोल रही है चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस से सावधान। मगर ये तथाकथित हमारे कुछ बुद्धिजीवियों के नाम पर कलंक, जो कि बार बार कांग्रेस के पीछे हमारे लोगों को लगा रहे हैं और जो कि इस मरी हुई कांग्रेस को जिंदा कर रहे हैं, जो बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम जी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो वो जिम्मेदार हैं और उनको इस बात के लिए इतिहास कभी माफ करेगा नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल। महंगाई आसमान छू रहा है, तमाम जो है आटे दाल चावल और सब्जियों के दाम आसमान पर है, लेकिन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं 100 रुपये में दाल तो आ ही जाता है, मुस्कुरा कर कहते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर?
देखिए सिर्फ समाज को, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। और लोगों को सड़क पे आकर के उसको पूछना चाहिए कि भाई चलो हमारे साथ कौन सी दुकान से 100 रुपए की दाल मिल रही है, हमें वो दुकान बता दो कि कौन सी दुकान पे मिल रही है। और लोगों को उनसे लगातार, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे जमीन पर आकर के लगातार उससे सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि ये गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज 200-250 रुपए से किलो से कम तो दाल तो छोड़ो, यहाँ 50-60 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं आज की तारीख में। वो बेकार से आलू, जो कि आदमी आलू की सब्जी बना के पानी भर के चावल से खा लेता था, आज वो आलू मिलने को नसीब नहीं हो रहे हैं। इतनी भयानक महंगाई हो रही है। लेकिन बोले कौन? क्योंकि इन्होंने जो हिंदूवाद का जो नारा दे दिया, इन्होंने भगवान के मंदिर जो बना दिए, तो भैया मंदिर में जाके लंगर छको, वहां तो बिना पैसे के मिल जाएगा। जाओ मंदिरों में लाइन लगाओ, वहीं जाकर के खाओ, वहां 100 रुपए भी नहीं लगेंगे, वहां फ्री में लगेगा। लेकिन वहां जाकर के मंदिरों में जाओ, क्योंकि तुम्हें लंगर खाने की आदत पड़ गई है। हमारे लोगों को, इनको मुफ्त की आदत पड़ गई है, और इसीलिए मुफ्त की आदत के लिए वो 100 रुपए में कह रहे हैं, तो इनका उपहास उड़ा रहे हैं। उस मंत्री के विरुद्ध तमाम लोगों को खड़े करके उनको कहना चाहिए, मंत्री जी आओ और चलो हमारे साथ, बताओ कोई एक ऐसी देश में दुकान बताओ, किसी गांव में, देहात में, शहर में, जहां 100 रुपए किलो कोई दाल मिलती हो। तो ये बड़ी बात कही। और जिस तरीके से आसमान छू रही जो है महंगाई है, और लोगों के थाली से व्यंजन गायब हो रहे हैं, यहाँ तक कि लोग सीधे सीधे कहते हैं कि अब सोच समझकर खाना पड़ता है, एक खाएं और दूसरा कल के लिए सोचते हैं। ऐसे हालात हो गए। मंत्री जी कहते हैं 100 रुपये में दाल आ जाता है, कहीं ना कहीं गरीब की हालत पर मजाक उड़ा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।